जी सर। वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लास्ट सेशन में। और हमारा लास्ट सेशन लेंगे हमारे डॉक्टर नहा सिंह सर। इनका वैसे तो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट स्टिल ये हमारे एससीईआरटी में रीडर और एकेडमिक हेड की पोस्ट पे हैं। इन्होंने बहुत से करिकुलर डेवलपमेंट और एजुकेशनल रिसर्च के एरियाज में काम किया है। He has published various books and articles and research papers and project reports. He has also been the supervisor of MEd, MPhil applicants. He has also won many awards like that of Best Teacher Award in MCD, Excellence in Literacy Campaign in Delhi Government, Dr. Radhakrishna National Awards, etc. So he's here today with us to discuss on RT Act, including role of SMC. Welcome, Naha sir. धन्यवाद निष्ठा जी Thank you, sir. आमंत्रित करने के लिए, और अपने सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, और क्योंकि अंतिम सत्र है और आप सभी समझते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अपने आप में एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, जिस पर चर्चा करने के लिए आज का जो वक्त है 1.5 घंटे का, ये बहुत कम पड़ता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हम मेन मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि बीइंग ए एचओएस आपको किन किन जो नियम यानी कि रूल्स रेगुलेशन मोटे मोटे रूप में कौन कौन से हैं जिस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इश्यू पर मैं बात करूंगा जिसका नाम है एसटीसी, जिसे कहते हैं स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर। मैंने यहाँ पर जो है ब्रीफ लिखा था, एसटीसी और एसएमसी को मैंने बहुत इनिशियल उसमें लिख दिया है, लेकिन मैंने कहा जब चर्चा करेंगे तो हम अपने साथियों से बात करेंगे। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, दोस्तों, क्योंकि आप सब जो है यहाँ पर, मैं कोई आज की तारीख में नया ज्ञान नहीं दूंगा, आप सब लोग पहले से परिचित हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाना चाहता हूं कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, और इस एक्ट के आने से पहले भी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी सरकार के माध्यम से 1950 से लेकर के, और लगभग 2009 तक हमने जो है यही कहा कि सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य होगी। लेकिन दोस्तों, एक लंबा पीरियड गुजरने के बावजूद भी सरकार देश के सभी बच्चों को विद्यालय शिक्षा में नहीं जोड़ पाई थी। और इसके प्रतिफल में अगर मैं बात कहूं तो जो है 2000 में एक प्रोग्राम बना जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, और उसके माध्यम से जो बच्चों को अंदर लाने वाली बात थी कि देश के जितने भी बच्चे हैं उनको हम अंदर लेकर के आए, स्कूल की बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। और आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम जो व्यक्ति विशेष है वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, हम लोग सहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में सरकार बोलती है, कहती है, लेकिन वो नहीं बन पाती। और इसी उद्देश्य से सरकार ने एक अमेंडमेंट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 86 अमेंडमेंट,
और उसका जो अनुच्छेद था 21A, जिसमें प्रोविजन किया गया कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी अप अप टू द क्लास 8th टिल कंपटीशन। मीन्स ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने प्रवेश ले लिया 8वीं क्लास में और हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है, न सरकार का उस समय मानना था। सरकार का मानना यह है कि बच्चा कंप्लीट अपनी जो एजुकेशन है 8वीं तक की, और आपने देखा होगा कि आज की तारीख में राइट टू एजुकेशन के तहत 2 तरह के प्रमाण, बच्चा जब 5वीं पास करता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट कर ली है। देन उसके बाद जब 6th 7th 8th क्लियर होता है तो फिर हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि बच्चे ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा मीन्स जो 8वीं तक की है उसको कंप्लीट कर लिया है। मीन्स ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो सरकार का एजेंडा था, उस एजेंडा को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था 2002 में, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस अभियान के माध्यम से जो गरीब तबके के बच्चे थे, चाहे वो स्कूल से बाहर थे या स्ट्रीट चिल्ड्रन थे या दूसरी जो कभी स्कूल नहीं गए, सरकार ने एक कोशिश की, एक पहल की कि सभी बच्चे विद्यालय शिक्षा के अंदर आए। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा एक बार बाउंड्री के तहत आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी करता है, लेकिन जो मेरे शिक्षकगण और जो इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा को कंप्लीट करे। अब जब हम कंप्लीट करने की बात करते हैं तो आपको पता याद होना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था 23 नवंबर 2011 को, और उस नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया था कि SCERT इज ए एकेडमिक अथॉरिटी। वाइड गजट नोटिफिकेशन डेटेड 23 नवंबर 2011। और उसके तहत यानी कि जो एकेडमिक अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी शैक्षणिक निर्णय लिए जाते हैं, मीन्स चाहे तो वो करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो, टेक्स्ट बुक की बात हो, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात हो, या शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप, चाहे तो जो एलिजिबिलिटी की बात हो या दूसरी चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं SCERT का योगदान होता है। और उसी के अंतर्गत हम मीन्स के SCERT कोशिश करती है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन इस नियम के तहत गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली सरकार ने यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ उसको हम पूरी तरह से पालन करते हैं। और शिक्षा विभाग में मीन्स कि चाहे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो या लोकल बॉडीज के स्कूल्स हो, सभी स्कूल्स उसी तरह का एक ही कार्यक्रम, चाहे वो टेक्स्ट बुक हैं या दूसरी चीजें हैं, उनका पालन करते हैं। दूसरी चीज, इस कार्यक्रम की अगर मैं महत्ता की बात करूं तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो फैमिलीज माइग्रेंट होती हैं, और आपको पता है कि दिल्ली में जो माइग्रेशन रेट है वो बहुत कहीं ज्यादा है। आपको पता है कि इतनी सारी ट्रेनें दूसरे राज्यों से हिंदुस्तान यहाँ पर जो देश की राजधानी में आती हैं, और एक आंकड़ा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बताते हैं कि लगभग प्रतिवर्ष जो रेशियो है पॉपुलेशन बढ़ने का, उसमें यह है कि 20 to 25% जो पॉपुलेशन है जो बाहर से आती है, उसमें से लगभग 90% लोग यहां पर रहना चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं, चाहे तो वो किराए के आवास में रहें या कहीं पर भी रहें,
वो उनकी ये व्यवस्था होती है कि वो यहाँ पर रहें और अपने बच्चों की जो शैक्षणिक योग्यता है या उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, उनकी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन है या सीनियर सेकेंडरी की है, वो दिल्ली से लें। और इसमें जो प्रोविजंस राइट टू एजुकेशन एक्ट में किए गए उसके तहत, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है लास्ट ईयर ही एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में जितनी भी कानून बनते हैं, चाहे शैक्षणिक हैं या दूसरे हैं, वो हमेशा एक्सेप्ट जे एंड के होते हैं। वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, चाहे वहां पर कुछ भी हो। जो वहां की चुनी हुई सरकार थी वो केवल जम्मू और कश्मीर के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसी के तहत काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राइट टू एजुकेशन को भली भांति रूप से लागू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि चाहे व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में हो, कोई भी काम करते हो, माइग्रेंट हो, बच्चे बच्चियां हैं जो घरों में काम करते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते उनके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और बीइंग ए HOS और बीइंग ए वाइस प्रिंसिपल, जब आप एकेडमिक काम देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक प्रोविजन था कि एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। अब जब हम एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा कि एक बच्चा 8 साल का है और वो स्कूल कभी नहीं गया। तो जब स्कूल कभी नहीं गया तो उस बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था कराना या उसकी अरेंजमेंट कराना, उसको प्रवेश देना, मेरे प्राचार्य महोदय और जो हमारे वाइस प्रिंसिपल बीइंग ए एकेडमिक पर्सन काम देखते हैं और जो मेरे टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत दुविधा की बात होती है कि जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया उसको मिडिल में एज अप्रोप्रिएट कैसे एडमिशन दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस काम को बहुत ही बखूबी से, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के प्रधानाचार्य महोदय हैं या जहां पर वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं एज HOS, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल से, वहां पर बखूबी उन बच्चों को असेसमेंट करके हम एक कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर जो सेंटर्स हैं जो कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, हम वहां पर गैप फिलिंग का काम करते हैं उन बच्चों का। और उस सेंटर पर मैक्सिमम 30, और अगर वो कंबाइंड है, इंटीग्रेटेड सेंटर है, तो वहां पर 60 बच्चों तक होते हैं और 2 टीचर नियुक्त किए जाते हैं, जिससे कि क्लास 1st to 5th तक के बच्चों की जो गैप फिलिंग है वो एक टीचर कराए, और जो क्लास 6 to 8th के बच्चे हैं उनके लिए अलग से टीचर गैप फिलिंग का काम करे, जिससे कि वो मेन स्ट्रीमिंग हो सके। तो दोस्तों जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो ये भारत सरकार ने एक वीडियो तैयार किया था कि क्या क्या फैसिलिटीज राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, जब हमने बात कर दी कि फ्री एंड कंपलसरी, जब फ्री की बात आती है तो शुल्क की कोई बात ही नहीं होती है। तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले जितने भी पब्लिक स्कूल्स थे, जिनको चाहे तो गवर्नमेंट ने लैंड दी हो या नहीं दी है, दोनों ही बातें हैं। जिनको लैंड दी है उनके लिए कंपलसरी है कि वो 25% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो प्रमाण पत्र है वो SDM कोड से तैयार होता है, और उसके बेसिस पर बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स में 25% सीट्स रिजर्व की जाती हैं, और उनका जो खर्चा होता है वो राज्य सरकारें वहन करती हैं। तो जो भी जितने बच्चे किसी भी स्कूल में अलॉट होते हैं, उन बच्चों के का जो भी पढ़ाई से संबंधित जो खर्चा होता है वो दिल्ली सरकार वहन करती है। अब यहां पर एक बात आती है कि जो और कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है, तो आपने देखा होगा कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, चाहे तो हम मिड डे मील की बात करें, यूनिफॉर्म की बात करें, और इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक की बात करें, इतनी सारी चीजें हमने कोशिश की है कि हम बच्चों को दे पाएं। साथ ही साथ यहाँ पर इस अगर आप गीत को सुनेंगे जो उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जारी किया भारत सरकार ने,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। मैं आपको उसके तहत आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो हमारे फिल्मी स्टार हैं उन्होंने भाग लिया और उन्होंने बहुत सुंदर वीडियो तैयार किया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो फैसिलिटीज हमारे बच्चों को मिल रही हैं और मिलनी चाहिए उन पर चर्चा की है। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का है। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है जैसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी लो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेगी, जो आगे बढ़ेगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है।
सर स्क्रीन दिख रही है आपकी। सर तो आवाज साथियों, नहीं आई आवाज नहीं आई। ना। ये तो गड़बड़ हो गई कि आवाज नहीं आई। आपने बीच में नहीं बोला, नहीं तो मैं उसको दोबारा चला। तो आ गई अब तो आ आ रही है आवाज? रही आ रही है सर, आ रही है। चलो सुन आ लीजिए गई फिर। आ गई सर, आवाज आ अब गई आवाज आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। जी। इसको बंद कहाँ से करना होगा? आप भी रुक जाओ। सर वीडियो तो मैंने दिखा दी। आप अपनी वीडियो बंद कर दो। मुझे यहाँ से होता है बंद। ये तो आपकी ये चल रहा है। वीडियो बंद है। कहाँ से? यहीं से बंद करना पड़ेगा ना, जब बंद करेंगे वहां से। वीडियो देख लिए सर सब। हाँ, आप कंटिन्यू। तो साथियों, आप इसको कभी भी सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गीत कि एक जनसाधारण की आवाज जरूर इसमें जो है दूसरे लोगों की है, लेकिन आप पाएंगे कि एक जनमानसता की शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या किसी बच्चे को सुविधाएं मिल सकती हैं, उन सब के बारे में प्रकाश डाला गया है। और कोशिश की गई है कि जैसा हम लोग देख रहे हैं, मैं दिल्ली जैसे राज्य में भी देख रहा हूं कि हर बच्चे तक जितनी भी सुविधाओं की बात की गई है, चाहे मिड डे मील की बात हो, फ्री टेक्स्ट बुक की बात हो, या यूनिफॉर्म की बात हो, कोई भी चार्ज नहीं है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो बहुत सारे इश्यूज को यहाँ पर कवर किया गया है। इसलिए ये इस एक्ट के तहत, और आपने देखा होगा कि जब से ये लागू हुआ है कि नो डिनायल फॉर एडमिशन, हर विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनके रूम के बाहर भी एक तख्ती लगाई गई थी कि अब कोई भी किसी भी बच्चे के लिए मना नहीं करेगा कि हमारे बच्चे में, हमारे स्कूल्स में जो सीटें हैं वो नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारे सर्वोदय विद्यालय, वहां का जो प्राइमरी सेक्शंस होता है, वहां पर 40 बच्चों के लिए नियत है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर ज्यादा बच्चे आते हैं तो हम प्रवेश नहीं दे पाते हैं। तो कई बार एक्ट का भी उल्लंघन होता है, लेकिन कुछ और व्यवस्थाओं के साथ उस काम को, उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन अगर नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि किसी लोकल बॉडी के स्कूल में कम से कम बच्चे को प्रवेश जरूर मिले। अब मैं बात करूंगा कि बीइंग ए स्टेट एकेडमिक अथॉरिटी, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 29 है, उसमें कौन कौन से प्रोविजन है जिस पर हम काम करते हैं। तो एक तो यह है कि फॉर्मुलेट द रिलीवेंट एंड एज एप्रोप्रिएट सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एंड अदर लर्निंग मटेरियल। तो दोस्तों, यहां पर जो बात इन्होंने की एज एप्रोप्रिएट की, और एज एप्रोप्रिएट जो बच्चे फॉर्मल सिस्टम में पढ़ते हैं उनके लिए तो किसी भी
एज एप्रोप्रिएट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो जो हम प्रवेश देते हैं वो बच्चों की आयु के आधार पर प्रवेश मिलता है, वो आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो बच्चे स्कूल जो बच्चे स्कूल जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, या जो बच्चे ड्रॉप आउट होकर के पुनः स्कूल में आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यकता होती है कि हम एज एप्रोप्रिएट सलेबाई बनाएं, उनके लिए टेक्स्ट मटेरियल बनाएं, और उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस पर पैनी नजर रखें। फिर है डेवलप इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग डिजाइन। तो दोस्तों आपने देखा होगा, सभी लोग जैसे आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अभी रिसेंटली पिछले दिनों पदोन्नति पाए, उनके लिए हमने कोशिश की कि ये कार्यक्रम हो, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के इन सर्विस प्रोग्राम हम मिसलेनियस कैटेगरी से लेकर के और आपके लेवल तक करते रहते हैं। अभी हमारे टीजीटी, पीजीटी और दूसरे कैटेगरीज के टीचर्स के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये हमारा एक रूटीन प्रोग्राम है। तीसरा है इसमें एक पॉइंट कि प्रिपेयर गाइडलाइन फॉर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दोस्तों सीबीएसई ने भी गाइडलाइन तैयार की थी, हम लोगों ने भी गाइडलाइन तैयार की, लेकिन इसके अंतर्गत जो हासिल हुआ सीसी का, उस बात को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर सीसी को सही ढंग से अगर हम इंप्लीमेंट करते तो जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है वो पूरी हो पाती। लेकिन हमने जो बच्चों को असेसमेंट किया सीसी बेस्ड, हमने बच्चों को असेस न करने के बजाय हमने कई बार बिना सोचे समझे उनका असेसमेंट करके जो मार्क्स हैं या जो उसकी ग्रेडिंग है उसका अपने चाहे वो जो भी रिकॉर्ड है वहां पर अंकित कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो बच्चों की एक काम करने के लिए या उनका जो आंकलन करने के लिए जो एक छवि निकल करके आनी चाहिए थी वो पूरा नहीं हो पाया, और आखिरी अंत ये हुआ कि सीसी को सही ढंग से यूज नहीं किया गया, अन्यथा इससे बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता था। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केवल सीसी के बेस पर पास करना या सहारा लेना कि नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण बच्चे जो है अग्रिम कक्षा में चले गए, तो दोस्तों ये बिल्कुल उचित नहीं था। और जो एनडीपीएल वाली जो स्कीम है वो कभी ये नहीं कहती है कि आप बच्चे को रोक नहीं सकते। जो बच्चे कमजोर होते हैं, विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स आप किसी भी बच्चे को रोक सकते थे, लेकिन अथॉरिटी के प्रेशर की वजह से हमने अपने रिजल्ट को 100% करने के लिए किसी भी बच्चे को रोका नहीं। और उसका हस्र क्या हुआ कि आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि पिछले समय में क्लास 9th का जो परीक्षा परिणाम था, आपको पता होगा कि 50% बच्चे भी पास नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर उस पर मेहनत की गई और मेहनत करने के बाद उसको आगे बढ़ाया गया। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स सुने, चाहे वो चुनौती था, मिशन बुनियाद था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनसे 100% सफलता मिली है, लेकिन कुछ फर्क पड़ा। और एक जो रेगुलर बेसिस पर एक जो काम है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ए प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। साथियों आपने देखा होगा, और आप जब विद्यालय में एज ए पीजीटी काम कर रहे थे तो हमने स्कूलों के जो होलिस्टिक असेसमेंट की बात की। नूपा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट, सभी विद्यालय अपना अपना जो प्रोग्रेस है, उनके यहाँ पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिशन है या दूसरी जो गतिविधियां हैं, उनको जो है ऑनलाइन अंकित करते हैं, जिसके माध्यम से पता चल सके कि हमारे स्कूल किस तरह से प्रगति के पथ पर है। और जब क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी असेसमेंट के लिए मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप बीइंग ए एचओएस और बीइंग ए वाइस प्रिंसिपल, आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप उस जिम्मेदारी का निरंतर उपयोग करेंगे
तो निश्चित मान लीजिए कि आपके विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो चाहे बोर्ड की परीक्षाएं या आपके होम एग्जामिनेशन है, उनका परीक्षा परिणाम बेहतर होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 4 है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जहां पर बात की गई है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन दी गई है, मैं उसको पढ़ देता हूं। वैसे तो आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे और ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। Where a child above 6 years of age has not been admitted to any school and though admitted could not complete elementary education, then he or she shall be admitted to an age appropriate class, provided that when a child is directly admitted, in order to ensure that she is at par with other, he or she shall have a right to be provide special training। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए, क्योंकि अब 5+ के बच्चे को तो आप पहली क्लास में प्रवेश देते ही देते हैं, या जो बच्चा स्कूल से जो अपनी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आता है उसके बेसिस पर आप एडमिशन देते हैं। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ऐसा है जिसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है और वो बच्चा आकर के आता है कि सर या मैडम आप हमारे बच्चे का प्रवेश कर लीजिए, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप किसी टीचर को बुला करके अक्सर करके यही कहते हैं कि भाई जरा देखो बच्चे को असेस करके किस लायक के, किस क्लास के लायक है। और जो हमारे शिक्षक साथी हैं उसको असेस करने के बाद कहते हैं, क्योंकि 8वीं तक तो किसी टीसी या किसी उसकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और वो बच्चा जो है प्रवेश उस असेसमेंट के बेसिस पर प्रवेश ले लेता है। साथ ही साथ आप उसको जो है उस अमुक क्लास में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गैप्स हैं उस बच्चे के भरने के लिए, वहां पर हमने कोशिश किया। इस समय मेरे पास 780 के आसपास लर्निंग सेंटर्स हैं, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां पर हम बच्चों की गैप फिलिंग का काम कर रहे हैं। और उम्मीद ये कर रहा हूं कि आने वाले कुछ समय में हम जितने भी हमारे 1020 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर स्कूल में एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी क्लास पहली से 8वीं तक के बच्चों की गैप फिलिंग का काम हो सके। दूसरा, जो हमने इन सेंटर्स को चलाने के लिए 2-3 तरह से प्रयास किया गया है दोस्तों। एक तो ये प्रोविजन के जो हमारे HOS हैं वो किसी भी टीचर को इनवाइट करके रख सकते हैं SSA के माध्यम से, समग्र शिक्षा के माध्यम से, और उनको जो है हम आज की तारीख में 21,000 रुपए पे कर रहे हैं। और 21,000 रुपए का अमाउंट साथियों कम नहीं होता है, बहुत होता है, क्योंकि वो टीचर वो भी टीचर क्वालिफाइड है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो सिर्फ हमारे बच्चों के जो गैप फिलिंग है, जो गैप्स हैं क्लास के अंतर का या एज के हिसाब से जिस क्लास में प्रवेश दे दिया है उसको वो भरे, और उसके बाद उस बच्चे की मेन स्ट्रीमिंग कराए, जिससे कि वो बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। और इस काम में NGOs, लोकल बॉडीज के HOS, मदरसास और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के काम कर रही हैं, जिससे कि दिल्ली में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या होगी क्या नहीं होगी, तो दोस्तों यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि ए चाइल्ड 6 to 14 years of age will be considered out of school if he or she has never been enrolled in an elementary school, or if after enrollment has been absent from the school without prior intimation for reasons of absence for a period of 45 days or more। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा जो 45 दिन से अधिक अगर अपनी क्लास से अनुपस्थित रहता है, एक तो वो बच्चे, दूसरे बच्चे वो जो कभी भी एनरोल्ड नहीं हुए हैं, ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएंगे। अब इनके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं
उस सेंटर्स पर जो, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इन सेंटर्स का काम है आपके जो हमारे रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मल सिस्टम से पढ़ रहे हैं, उनकी मदद करना। और मदद करना इस मायने में कि जो गैप है, अगर आपको ध्यान होगा कि जिस समय मिशन बुनियाद हुआ, क्यों करना पड़ा सरकार को मिशन बुनियाद? अगर हमारे शिक्षक साथी अगर पूरी मेहनत के साथ या नो डिटेंशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर अगर काम करते कि इसमें इस तरह के बच्चे आते हैं और उनका प्रमोशन नहीं होता एनडी उसके बेसिस पर, नो डिटेंशन पॉलिसी के बेसिस, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी मिशन बुनियाद की जरूरत नहीं है। मेरे जितने भी दिल्ली के शिक्षक विद्यालयों में काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कोई प्राउड फील करे या ना करे, मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, उनकी इंटीग्रिटी और उनके साथ काम करने वाले अध्यापकों पर हमेशा प्राउड फील इसलिए करता हूं कि उनके प्रयास से, उनकी मेहनत से ही आज अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली का परीक्षा परिणाम 100% रहा या 95% रहा, या अगर मैं ये कहूं कि नीट जो मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया, या इंजीनियरिंग में आईआईटी में प्रवेश लिया, तो दोस्तों इसकी सराहना किसी और की नहीं, मुझे और मेरी अथॉरिटीज को, अपने शिक्षकों और अपने प्रधानाचार्यों की करनी चाहिए। मेरी बात से आप सभी साथी सहमत हो सकते हैं। और मैं हमेशा से प्राउड फील इस बात का करता हूं कि हम ऐसे राज्य में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जहां के बच्चे इतने होनहार हैं, जिनकी अथॉरिटीज शिक्षा के लिए पूरी तरह से लगी हुई है, एक टीचर से लेकर के, बल्कि मैं तो ये कहूंगा एक ग्रुप डी का भी उतना ही योगदान है जितना हमारे मंत्री जी का है। उनका काम है अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, और मेरे शिक्षक और जो विद्यालय में काम करने वाले लोग हैं, उनका दायित्व ये बनता है कि वो अपने टीचर्स और साथियों, बच्चों के लिए बहुत मेहनत के साथ काम करते रहें। जहां तक मेटेरियल की बात है कि वहां पर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 2012 में हमने सबसे पहले इन बच्चों के लिए एक करिकुलम की संरचना की कि, और वो संरचना इस प्रकार से की कि जो गैप्स हैं हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने क्लास सेकंड ओनवर्ड्स क्लास उसको कैटेगरीज में बांटा लेवल वाइज। जैसे सेकंड और थर्ड के बच्चों को एक कैटेगरी दी, फोर्थ को अलग दे दी, फिफ्थ को अलग दे दी। इसी तरह से हमने प्राइमरी में 2 कैटेगरी बनाई और 2 कैटेगरी बनाई हमने जो है अपर प्राइमरी में। तो ये जो कैटेगरी बना करके हमने मटेरियल तैयार किया, आज की तारीख में हमारी 18 बुक्स हैं एससीईआरटी ने जो इन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए तैयार की है। वो एससीईआरटी ने बड़ी मेहनत, और उसमें हमारे टीचर्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के टीचर्स, डाइट की फैकल्टी, हम सब लोगों ने मिलकर के, बल्कि एनसीईआरटी आज की तारीख में इन बच्चों के लिए किताबें अब तैयार कर रहा है 2020 में। हमने ये काम 2016 में कर दिया था, और मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम तो देसी आदमी हैं गांव देहात के, तो मैं ये जानता हूं कि एक कहावत होती है कि जिसकी फटी ना कभी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। दर्द क्या होता है दोस्तों, हमें पता है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन किस लेवल की रही है, जहां पर न कोई बिल्डिंग होती थी, सिर्फ 2 पेड़ होते थे और 2 अध्यापक होते थे, उनके नीचे बैठ करके हमने शिक्षा ग्रहण की है। तो आज अगर हम किसी लायक हैं तो हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा, अपने अध्यापकों को बेहतर से बेहतर सम्मान, और उनकी जो भी जरूरतें हैं उनका ख्याल रखें, जिससे कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। और इस सेंटर के माध्यम से जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उनको पुनः वापस मेन स्ट्रीम में लाना, जो कि दूसरे बच्चों के साथ अपनी स्टडी को जारी कर सके, ऐसा संकल्प स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर कुछ अचीवमेंट है इसके, तो आप देखेंगे कि हमने जो है एससीईआरटी, जैसा मैं बता रहा था, करिकुलम फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये हमने 2012 में ही तैयार किया था।
इसके बाद हमने 18 बुक्स तैयार की जो कि लेवल वाइज थी, क्लास सेकंड थर्ड हिंदी इंग्लिश मैथ्स, लेवल 2 क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश ईवीएस की बात की। उसके बाद 6th-7th के लिए हमने 2 किताबें और जोड़ दी, उसमें सोशल साइंस और जोड़ दी। तो टोटल मिलाकर के ये 18 किताबों का एक पैकेज था जो हमने अपने बच्चों को दिया जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे। और यहाँ पर ये किताबों के नमूने हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये असेसमेंट के हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जब बच्चा प्रवेश के लिए आता है तो उनको असेस कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हमने कुछ मॉडल असेसमेंट के तो कुछ डिजाइन करके दिए थे टीचर्स को, जिससे कि वो चाहें तो इनका प्रयोग कर लें या इसके समतुल्य वो अपने कोई भी सवाल रख सकते हैं जिससे कि बच्चे का असेसमेंट हो सके। ये 9 असेसमेंट टूल्स थे जो हमने डेवलप किए थे। एक जैसे आप लोग अपने बच्चों के लिए एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर होने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करते हैं, ठीक उसी तरह से एक इसका रंग यहाँ पर व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली येलो कार्ड है। और ये येलो कार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो बच्चे का स्टेटस होता है, मान लीजिए फादर माइग्रेंट कर गए, मजदूरी ईस्ट में नहीं मिल रही या वेस्ट में शिफ्ट कर लिया है, तो वो अपने जिस सेंटर पर अपनी मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयारी कर रहा था, वो वहां से इस सर्टिफिकेट को, इस कार्ड को ले जा करके, इस पर बच्चे का फोटोग्राफ्स होता है और पूरी प्रोग्रेस होती है, उसको ले जा करके जहां पर भी उन्होंने नया रेजिडेंस लिया है वहां पर इन चीजों को दिखा करके उसको पुनः अपनी जो शिक्षा है वो वहीं से शुरू कर सकता है जो इस सर्टिफिकेट इसमें कार्ड पर लिखी गई है। इसलिए हमने ये कार्ड भी जनरेट किया था। अब इनके लिए हमने जो टीचर्स हैं, जो काम करने वाले टीचर्स हैं, उनको एक हैंडबुक भी हमने तैयार की, बल्कि एक के बजाय 2 की। एक हमने ट्रेनिंग के लिए की, दूसरा इनको कैसे यूज करेंगे जो भी मटेरियल तैयार किया है। क्योंकि जब भी कोई किताब लिखी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे तो हमारे फॉर्मल सिस्टम के अध्यापक हैं या जो दूसरे अध्यापक हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जो इस पुस्तक में अमुक चैप्टर्स दिए गए हैं, जो अध्याय हैं, उनको कैसे डील करना है। ये इस तरह की जो सामग्री है वो हम वर्कशॉप के माध्यम से डेवलप करके अपने टीचर्स तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। और जिस तरह से इनसेट प्रोग्राम हम आपके लिए आमंत्रित करते हैं, आपके लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके टीचर्स के लिए भी हम समय समय पर करते रहते हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक कोशिश की थी, और जो कि जिन विद्यालयों में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, हम आपको एक छोटी सी एनुअल बेसिस पर एक छोटी सी धनराशि देते हैं, जो भी चाहे 4,000 है या 5,000 है, जिससे कि आप भी उन बच्चों को देखते रहें कि ये बच्चे स्कूल में जो आउट ऑफ स्कूल है वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, उनकी टीचर क्या पढ़ाती है, क्या नहीं पढ़ाती है। तो हमने आपके लिए भी एक छोटी सी बतौर ऑनरेरियम कह लीजिए, कंटेंजेंसी कह लीजिए, या लव ऑफ टोकन कह लीजिए, जो भी आप माने, वो हमने व्यवस्था की है। हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए इसी के तहत के चाहे वो ट्रांसजेंडर थे या दूसरे बच्चे थे, उनको कैसे हम जो है अपने सेंटर्स पर लेकर के आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो 2 पोस्टर देख रहे हैं, ये हमने ट्रांसजेंडर के लिए तैयार किए थे कि इनके जो ये लोग हैं, इनके यहाँ पर सभी तरह के बच्चे हैं। ये लोग, इनके साथ जो रहने वाली फैमिलीज हैं, वो हमारी इस शिक्षा के साथ जुड़ सकें। तो नंदनगरी की तरफ जो है एक कैंप है, वहां पर बहुत बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर्स की है, और इनका काम होता है शादी समारोह आदि में जाकर के मांगना, और लोगों से जो भी है अपनी दुआएं देना। तो मेरा मानना ये रहा है कि देश के सभी लोगों का, जो देश के नागरिक हैं, उनका जो है शिक्षा में सहभागिता होनी चाहिए। इसलिए उनको अवेयर करने के लिए हमने कुछ पोस्टर्स यहाँ पर तैयार किए थे
आप देख रहे होंगे हमने होर्डिंग्स, पोस्टर्स ये लगाने की कोशिश की थी जिससे कि लोग शिक्षा से जुड़ सकें। अब बात करते हैं हम मुद्दे की, जो आपका एक तो ये मुद्दा था स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स का, और दूसरा है ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिससे आप में से बहुत सारे प्रधानाचार्य और वाइस प्रिंसिपल जो है घबराए रहते हैं कि यार पता नहीं एसएमसी के मेंबर्स क्या कहेंगे क्या करेंगे। और कुछ एसएमसी के मेंबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ एसएमसी के मेंबर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपने एचओएस को के साथ। तो मेरा तो मानना यह है कि दोस्तों कि ये जो एसएमसी है ये आपके साथ मिलकर के काम करने के लिए बनाई गई है, और इनका जो मेन काम है वो है कम्युनिटी में अवेयरनेस लाना। जिस तरह से विद्यालय में शिक्षा पर काम हो रहा है वो जन जन तक इस बात को पहुंचाएं, साथ ही साथ बेहतर काम कर सकें। और इनके लिए हम दो तीन तरह के काम करते हैं, चाहे तो ट्रेनिंग की बात हो एसएम, और आपने देखा होगा जब एडमिशन शुरू होता है तो एसएमसी के लोग एडमिशन प्रोसेस में काम करते हैं, एसएमसी के इलेक्शन में काम करते हैं, समर कैंप आयोजित करते हैं, फीडबैक लेते हैं कम्युनिटी से कि आपके विद्यालय में क्या स्थिति है, और एसएमसी के लोगों के लिए हम कॉन्फ्रेंस वगैरह का भी आयोजन करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्योंकि आपको अब तो काफी समय हो गया है और आप लोग पहले से भी जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर कुछ एक क्राइटेरिया है कि कितने लोग होने चाहिए, कौन कौन लोग मेंबर होने चाहिए, जिससे कि कल को कोई भी आदमी आपको प्रेशराइज ना कर सके। तो सबसे पहले आप या आपके प्रधानाचार्य उसके चेयरपर्सन होते हैं, दो टीचर्स होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं, 50% पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, एक एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक सोशल वर्कर होता है। टोटल मिलाकर के 16 लोगों की टीम होती है। और ये भी कहा गया है कि जो पेरेंट्स वाली बात है जहां पर एसएमसी उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन है। बाकी के एसएमसी में कौन कौन से काम होते हैं, क्या होते हैं, कैसे करने चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर अगेन एक वीडियो है, वीडियो नहीं कहेंगे इसको, जो है एक हमारा छोटा सा यूट्यूब पर हमने एक मैसेज डाला है जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और बहुत ही सरलतम हमारी जो टीम है साझा के माध्यम से हमने कोशिश की है कि वो आपके साथ रूबरू हो सके। स्लाइड तो चेंज नहीं हो रही। अभी 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 आएगा। आवाज नहीं आ रही।
वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, शायद अब आया। आवाज नहीं आ रही है? सर अभी आएगी, ओपन हो रहा है वो। ठीक है, ओके। सर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पष्ट है। साथियों हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन आप सुन कहाँ रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ सर आपकी बात। ऐसा है, आपका जो उच्चारण है वो एकदम स्पष्ट है ना? थैंक यू हेलो, सर। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप SCRT से मुझे हमेशा हमेशा के लिए जोड़ लें, ओके सर। एंड आई शैल मीट यू लेटर ऑन इन दिस रिगार्ड। थैंक यू सर। आई एम ए मैन ऑफ इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, ऑल द 3 लैंग्वेजेस। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लौजारी राम बोल रहा हूँ सर। आपका ये सर पहले आप इसे सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। लाजवारी ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा जी इसमें तो। कुछ नहीं आ रहा? आया, हो गया, स्टार्ट हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मदन चंद्रा, मैं एसएनसी की सदस्य रह चुकी हूँ। आज हम जानेंगे एसएनसी की संरचना के बारे में और एसएनसी के कार्यों के बारे में। अब बात करते हैं एसएनसी की संरचना की। एसएनसी में कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल होते हैं, एक टीचर होते हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक सोशल वर्कर होते हैं और 12 पेरेंट मेंबर होते हैं। अब जानते हैं एसएनसी में पदों के बारे में। स्कूल प्रिंसिपल जो कि चेयरपर्सन होते हैं, 12 चुने हुए पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट जो कि वाइस चेयरपर्सन होते हैं, टीचर जो कि कन्वीनर होते हैं। अब बात करते हैं एसएनसी के कार्यों के बारे में। सबसे पहले एसएनसी मीटिंग। वॉइस आ रही है? प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को एसएनसी मीटिंग करनी होगी। एसएनसी की शेड्यूल्ड मीटिंग यानी अचानक से मीटिंग करने के लिए एसएनसी कम से कम 1/3 सदस्यों को लिखित रूप से सूचना देनी होती है। सूचना मिलने के 7 दिन के अंदर एसएनसी चेयरपर्सन को वह मीटिंग करवानी होती है। किसी भी एसएनसी मीटिंग के कम से कम 24 घंटे पहले कन्वीनर या चेयरपर्सन को उस मीटिंग की सूचना अन्य एसएनसी सदस्यों को देनी होती है। अब जानते हैं कि स्कूल में विजिट के दौरान किसी भी एसएनसी सदस्य को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले स्कूल आने पर एसएनसी सदस्यों को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होता है। दूसरा,
लड़कियों के स्कूल में एसएनसी की केवल महिला सदस्य ही जा सकती हैं। तीसरा, सह शिक्षा वाले स्कूल में एसएनसी के महिला व पुरुष सदस्य जा सकते हैं। चौथा, किसी भी कक्षा में जाने के लिए एसएनसी के कम से कम 3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। पांचवा, एसएनसी सदस्य प्रार्थना सभा में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि कक्षा कक्ष, प्रार्थना सभा, खेल का मैदान आदि में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। एसएनसी सदस्य चाहें तो स्कूल से जुड़े हुए रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए एसएनसी के किसी भी सदस्य को लिखित रूप से अनुरोध करना होता है। अनुरोध करने के 3 दिन के अंदर एसएनसी सदस्य को रिकॉर्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। एसएनसी चाहे तो स्कूल की बिल्डिंग, मरम्मत व खरीदी गई किसी भी संपत्ति के बिल देख सकती है व उन बिल्स की जांच भी कर सकती है। एसएनसी चाहे तो स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी रेमेडियल एजुकेशन तथा उपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकती है। एसएनसी सदस्य स्कूल में जाकर यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों को मिड डे मील सही गुणवत्ता, मात्रा व समय पर मिल रहा हो। एसएमसी स्कूल में पेरेंट और संरक्षक यानी गार्जियन के साथ नियमित रूप से मीटिंग कर सकती है और बच्चों के बारे में उपयुक्त सूचना दे सकती है। एसएमसी के सदस्य स्कूल में आसपास के सभी बच्चों का दाखिला और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए वह स्कूल में बच्चों को दाखिला लेने में मदद कर सकते हैं, स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, स्कूल ना आने वाले बच्चों के माता पिता से बच्चों के स्कूल नहीं आने का कारण जान सकते हैं, आसपास के लोगों को रोजाना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों और पेरेंट की समस्याओं को जानकर उनका समाधान निकालना एसएनसी का एक मुख्य कार्य है। इस कार्य को करने के लिए एसएनसी चाहे तो स्कूल में बच्चों और अभिभावकों के लिए सुझाव पेटिका लगा सकती है। एसएनसी सदस्य सुझाव पेटिका में आई समस्याओं को सुलझाने के लिए मीटिंग में काम करने की योजना बनाते हैं। हेलो, करती हूँ कि आप सभी की समझ बन गई होगी कि नाम कर रखा है, कितने सदस्य होते हैं, हाँ तो एसएनसी को क्या कार्य करने होते हैं और एसएनसी सदस्य मिलकर स्कूल डेवलपमेंट के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइव स्ट्रीम करने का आसान तरीका सीखें YouTube Creator Academy के साथ। Does your PC know how you launch your apps faster? तो साथियों, आपने जो है एक ब्रीफ ये था कि आप कामों को देख सकें कि कैसे संरचना है, कितने लोग काम करते हैं, कैसे नोटिस भेजते हैं, कितने दिन पहले भेजते हैं। ये कि छोटा सा मतलब जो है, क्योंकि इतना बड़ा वो एसएमसी का रोल तो बड़ा है और जिस तरीके से काम बताए गए हैं उस पर तो चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन इस छोटे से YouTube के वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई थी। अब
सर आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? अब आई है सर, अब आई है। हो सकता है कि माइक थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि एसएमसी, देखिए एक और चीज आप ध्यान रखना सभी साथी, क्योंकि मैं वैसे तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है एसएमसी के सदस्यों से। अगर आप कोई भी शेयरिंग उनके साथ करते हैं तो जो है हमेशा इंटीग्रिटी का अपना जरूर ध्यान रखें कि उनके सामने कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। नहीं तो होगा क्या कि वो आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देंगे और बाद में फिर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कि पेरेंट्स कैन बी द चेंज लीडर्स। अब आप देखिए यहां पर हमने एक छोटा सा एक वक्तव्य लिखा है। मैं इस वक्तव्य को आपसे रियलाइज कराने की इस बात में करूंगा कि बीइंग ए पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि एक समय था जब हम पेरेंट्स मीटिंग करते थे, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं इसलिए मुझे भी पता है कि केवल 5 से 10% के बीच पेरेंट्स आकर के टीचर से, जो भी पीटीएम का दिन होता था, आते थे और अपनी बात रखते थे। उसमें भी ये होता था कि जो लोग अवेयर हैं वही आते थे। अब जब से हमने मेगा पीटीएम रखनी शुरू की तो आप सोच सकते हैं कि जो अटेंड करने का मेगा पीटीएम कितना असर हुआ। और उसका कारण ये रहा कि विद्यालय के माध्यम से एज पर डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और आवर डिप्टी सीएम कि जितने भी लोगों को हम मोटिवेट कर सकते थे कि भाई तुम अपने बच्चों को भेजो, अपने बच्चों की प्रोग्रेस को परखो, तो ये सारी की सारी चीजें जो है सामने नजर आई। और उनका जो योगदान था, आपको बता दूं कि बहुत सारे जगहों पर जो लोग मिनिस्टर साहब या कुछ लोग आपके एसएमसी में ऐसे होंगे जो अपने एरिया के एमएलए के साथ बहुत नजदीक हैं, तो विद्यालय में अगर कोई भी छोटा मोटा काम होता है या कोई घटना होती है तो वो उसको तुरंत सूचित करते हैं। और उसका लाभ ये मिलता है कि कहीं ना कहीं उससे विद्यालय को भी लाभ होता है, आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक ट्रस्ट पैदा होता है, और पेरेंट्स और स्कूल के बीच में जो एक रिलेशनशिप है उस पर बेहतर काम हो पाता है। एसएमसी पहले तो नहीं थी, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद जो उसका सेक्शन 21 है उसमें ये प्रोविजन किया गया था। और भारत सरकार ने ये कहा कि प्रॉपर एक बॉडी फॉर्म्ड करके एज पर आरटी एक्ट उसका गठन करना चाहिए और उनका काम ये होना चाहिए कि वो क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करें और जो गैप हैं उसमें एक ब्रिज का काम करे, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी। और आज की तारीख में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे तो विद्यालय में या विद्यालय से बाहर, एसएमसी के जो व्यक्ति हैं वो अपना रोल बहुत अच्छे ढंग से अदा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके 3 काम मोटे मोटे हैं दोस्तों। पहला काम है क्वालिटी स्कूल ऑब्जर्वेशन। दूसरा, जो फंडिंग है आपके पास उसको ये सुनिश्चित करें कि सही ढंग से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है कि स्कूल का डेवलपमेंट प्लान बनाना, एसडीपी। और जो एसडीपी है वो इतनी आसानी के साथ नहीं बनता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें टीचर्स, प्रिंसिपल्स और दूसरे लोग बैठ करके ये प्लान बनाते हैं कि आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके विद्यालय में ये तय हो गया कि साइंस स्ट्रीम इस बार खुलेगी। तो दोस्तों साइंस स्ट्रीम अगर खुलने जा रही है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायो इन सब के टीचर आपके पास हों, आपके पास पर्याप्त मात्रा में 3-4 जो भी लैब हैं वो हों,
बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो, उनकी टॉयलेट फैसिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रीम बढ़ेगी तो बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे तो टीचर बढ़ेंगे, टीचर बढ़ेंगे तो प्राचार्य महोदय के पास काम भी आएगा। तो इनके जो काम करने का तरीका है कि अगर टीचर्स, प्रिंसिपल्स और एसएमसी के मेंबर बैठ करके आज से लेकर के अगले 3 साल में होने वाले काम, उन पर होने वाले खर्च और किस तरह से विद्यालय प्रगति के पथ पर जाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर एसएमसी के मेंबर्स काम करें तो निश्चित मान लीजिए कि विद्यालय सही दिशा में काम करेगा। और जिन विद्यालयों में एसएमसी और प्राचार्य या टीचर्स के साथ टकराव की स्थिति होती है, वहां पर वो विद्यालय उस तरह से काम नहीं कर पाता है। उसमें हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स सभी परेशान रहते हैं, यहां तक कि पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल से एब्सेंट रहते हैं, स्कूल में लाना, नामांकन को बढ़ाना, किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना और एकेडमिक कैलेंडर जो भी आपका होता है उसमें समय समय पर वो विद्यालय का क्रमबद्ध तरीके से, ये नहीं होना चाहिए कि सभी मेंबर्स एक दिन आ गए, उससे काम नहीं चलता है। सभी लोगों को क्रमवार तरीके से विद्यालय में अपना सपोर्ट देना चाहिए और हमारे शिक्षक और हमारे उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य इन सब की मदद करते रहना चाहिए। साथियों, मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करूंगा कि एसएमसी के मेंबर्स, क्योंकि हम भी किसी न किसी विद्यालय के एज ए पेरेंट्स आते जाते रहे, किसी न किसी विद्यालय में हम सब के बच्चे भी पढ़े हैं, लेकिन हम इस तरीके का व्यवहार हमने ना अभी तक किया और ना आगे करेंगे जैसा कि आजकल आपको देखने को मिलता है। जिन अभिभावकों के बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं वही पेरेंट्स आपके एसएमसी के मेंबर भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए कि जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो जो शिक्षक है वो बिल्कुल भगवान है, लेकिन बीइंग ए एसएमसी मेंबर जब वो दूसरे रूप में आते हैं तो वो, जहां तक मेरा मानना है कि उन्हें शिक्षकों के सम्मान में कमी नहीं करनी चाहिए और ज्यादा सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फंक्शंस ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, जो भी स्कूल में काम चल रहा होता है उसका अवलोकन करना। स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो कि नेक्स्ट 3 ईयर तक के लिए बनता है, और जो आरटीई सेल है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, वहां से भी आपके पास स्कूल डेवलपमेंट प्लान का फॉर्मेट आता रहता है जिसमें आप अपनी सूचनाएं भरते हैं। उसके बेसिस पर दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अपना प्लान तैयार करता है। एक यहाँ पर है मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में तो अब पिछले 2 सालों में काफी पैसा भी मिला है और उस पैसे का जो सदुपयोग है वो विद्यालय के कार्यों के लिए। दूसरा, कोई शिक्षक अगर अवकाश पर जाता है तो बदले में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हैं। और दोस्तों, कोशिश करिए कि स्कूल की बेहतरी के लिए वो धनराशि खर्च हो जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली न उठा सके, मेरा अपना मानना है। और एसएमसी का जो रोल है, अब जब से चुनौती और मिशन बुनियाद हुआ है तो वो बच्चों के लिए कैंप और दूसरे सुविधाएं या बच्चों को जोड़ने का काम भी समय समय पर करते हैं। ट्रेनिंग की बात है तो जिस तरह से मैंने बताया था कि एसएमसी के लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं, एसटीसी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, इसी तरह से भारत सरकार ने प्रोविजन किया है कि एवरी ईयर मिनिमम 3 डेज की ट्रेनिंग इन लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग फुल डे नहीं बैठते हैं। तो इसलिए हमने मैक्सिमम 3 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई 3 डेज, इस तरह से हम ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा आप भी समय समय पर जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें सारी जानकारियां, उसमें काम करने के तौर तरीके आप लोग सिखाते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान विद्यालय की गतिविधियों के साथ साथ हम छोटी मोटी जानकारी और भी देते हैं। जैसे आप लोगों के प्रोग्राम में
चाहे पॉक्सो की बात करते हैं, सब्सटेंस एब्यूज की बात करते हैं, या और अवेयरनेस करते हैं किसी भी उस पर। जैसे अभी पिछले दिनों हमने जो है इन लोगों को चाहे तो क्लीनिंगनेस ऑफ यमुना की बात की थी या और दूसरी चीजों की बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी लोग अपने एजुकेशन सिस्टम के हिस्सा हैं, पूरी ईमानदारी से काम देख रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, उनकी भी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है कि 2000 जब से ये सरकार आई है तब से लेकर के आज तक की, वैसे तो इन द टाइम ऑफ जिस समय लवली जी एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया था और उसके तहत एसएमसी के मेंबर्स भी बने थे। लेकिन 2016 से लेकर के और 2020 तक एसएमसी ने बहुत कुछ काम किया है आपके विद्यालयों में, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी विद्यालय हैं एसएमसी के मेंबर्स हैं, एसटीसी के टीचर्स हैं, हमारे रेगुलर फॉर्मल सिस्टम में काम करने वाले लोग, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जितनी भी मशीनरी है सभी के सभी लोग बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। इसी पर हमने इन लोगों के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एचओएस ऑन एसटीसी एंड एसएमसी, ट्रेनिंग ऑफ एसटीसी टीचर्स, एक हमने एक्टिविटी किट तैयार की है ईवीएस की एसटीसी के लिए, इंग्लिश रीडर्स फॉर चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ हैंडआउट्स ऑन इश्यू पर्टेनिंग टू राइट टू एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये सारे के सारे काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको 10 से 12 मिनट इस काम के लिए दूंगा कि आप मेरे से अपने जो भी क्वेरीज हैं बारी बारी से अपने सवाल पूछें मेरे से, जिससे कि मैं आपके साथ एक बेहतर रिश्ता कायम कर सकूं। सर। हाँ जी सर। हेलो। हेलो। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? सर मैं तो दिल्ली से हूँ अभी आज की तारीख में। तो ना दिल्ली में आप पैदा हुए कहाँ पर है? मैं जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा। और आज की तारीख में जो भी आप लोगों का आदेश होता है उस काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। नहीं, इस सेशन में आप हमारे हृदय तक पहुंच गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसका रीजन है आपकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। अच्छा जी। वो भी हमारी भी है सर ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि हमेशा लोगों से और अपने साथियों से, अपने कलीग से उस भाषा में बात करनी चाहिए जो इस भाषा को लोग आसानी से समझ सकें। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, न मैं अंग्रेजी वाला हूँ, पहली बात बता दूं। मैं तो कतई गांव की बोले करूँ। हेलो। हाँ सर, वो जो उदाहरण आपने दिया था विवाह फटती है तो कष्ट पता लगता है, ये बड़ा अच्छा लगा। और सर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोगों की यहाँ पर जो बहनें बैठी हुई हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ एयर कंडीशन में पैदा हुई हों, लेकिन जो मेरे साथी गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, किस तरीके के स्कूल्स होते थे, किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की है, किस तरीके की सुविधा विहीन मतलब जो है एजुकेशन ली है हमने, लेकिन आज इस मुकाम पर हैं तो ये सब आप लोगों की दुआएं और जो हमारे शिक्षक थे। मैं कहता हूं शिक्षक से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसलिए अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मुझे अपने अपने जरा वीडियो ऑन कर लो, जरा फेस तो देख लूं कौन कौन आ रहे हैं, नाम ही देख रहा हूं। सर मुझे एसएमसी के इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा पूछना था आपसे। जरूर पूछिए। जी सर, वो आपने बताया, लेकिन आप अभी जब फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए सर, उसके इलेक्शन हम कैसे कंडक्ट कराएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि एसएमसी के इलेक्शन के लिए हम एक डायरेक्टरेट के जो स्कूल ब्रांच है वहां से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। आप अभी अपनी तरफ से कोई भी नया इलेक्शन मत करवाइए। हाँ, अगर कोई मेंबर छोड़ता है बीच में तो उसकी जगह पर जो है आप कोई भी नॉमिनेट कर लें थोड़े समय के लिए, ना करें तब भी काम चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कोविड जैसे ही खत्म होगा, एसएमसी का अगर टाइम पूरा हो गया है 2 साल का,
तो नए इलेक्शन होंगे। जी 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 जी, और थैंक यू सर। कोशिश ये करना, अनऑफिशियली बात कर रहा हूं, आप जो है उसको वैसे ना लें। आप कोशिश करें कि जो आपकी बात को सुनते हैं पेरेंट्स, उन लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। नहीं तो होगा क्या कि जो लोग इधर उधर दौड़ते हैं वो अपने लोगों से जो फॉर्मल फॉर्म भरा जाता है, जी नॉमिनेशन जिसे कहते हैं, वो भरवा लेते हैं और वही जीतते हैं। मानते हैं हाँ ना इस बात को? हाँ सर, ये तो पक्का डॉक्टर है, साहब जी, ऐसा ही डॉक्टर होता है साहब सर। जी, इस बार तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, नॉमिनेशन और रजिस्ट्रेशन हुए और हाँ ऊपर से हमारी डायरेक्टरेट से हमारी लिस्ट आई, वो जो हाँ, भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, नॉमिनी है, सारी सारी लिस्ट ऊपर से ही आई है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, मैं केवल वही हमारा मैं रोल था बच्चों को बताना, पेरेंट्स से कहना कि अपने पेरेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन भर दें, इलेक्शन के लिए खुली हुई है। इतना ही हमारा रोल था। मैं उसी अरे बात को वेटिंग कह लिस्ट रहा भी हूँ तो थी। भाई धारा सिंह जी कि आप तो हमारे बहुत बढ़िया लीडर भी हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, आपको एक लंबी पारी खेलनी है डिपार्टमेंट में। हम तो 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी जो सेना है ना, जो आज मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बिल्कुल क्रीम है। और मैं भरोसा करता हूं और हमेशा सम्मान भी करता हूं शिक्षक, क्योंकि मैं शिक्षक पहले हूं। ये कुर्सियां तो आज हैं, कल नहीं रहेंगी। सही बात है सर। धन्यवाद सर इस बात के लिए। और कोई मेरे साथी कोई छोटी मोटी क्वेरी? हाँ, डॉक्टर नाहर सिंह सर, जो है मैं डॉक्टर पूरन सिंह आपसे रूबरू होना चाहता हूँ कुछ। हाँ बिल्कुल, पहले तो अपना जो है वो ऑन करिए कैमरा, देख लूं हाँ कौन जी से जी, हमारे डॉक्टर पूरन सिंह हैं। यस सर, यस सर, यस सर, मैं कैमरा ऑन कैमरा नहीं कर रहे? नहीं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। कर लो जल्दी से, नहीं तो वारंट निकलवा दूंगा। सर ये हाँ, अब हो गया सर। कहाँ हुआ? मेरे को तो दिखाई ना दे रहा। नहीं, अब तो सर अब जब तक चेहरा शायद ना आप दिखाई देगा बोलता ही रहूंगा। सर अब तो ये चेहरा मेरा तो आ रहा है यहाँ। अच्छा, आपके वहां आ रहा होगा, मेरे यहाँ शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई हाँ, बात अब नहीं। आया हाँ सर। अब आया ना, हाँ, आ गया आ अब तो गया। आ गया ना सर। हाँ अब आ गया, देखो। सर मैं आपसे एक बार पहले तो मैं स्पेशल नमस्कार करना चाह रहा हूँ, धन्यवाद। क्योंकि आज मैं आपको जो देख रहा हूँ रूबरू में उस पर मैं जो है ना, आपका लेक्चर जो है ना मैंने सुना था 1993 में, ओके। 1993 में। और नंदगिरी का ई ब्लॉक का स्कूल हुआ करता था उस दौरान, आप और जुड़े हम थे लोग जो है वहां पर डाइट भोलानाथ नगर में होते थे एज ए लेक्चरर। जी जी। तो टोटल बहुत पुरानी लिटरेसी याद है। हाँ, टोटल लिटरेसी कैंपेन के थ्रू जो है ना आप बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जी। तो सर मैं जो है ना, आप देखना चाह रहा हूँ मैं कि आप उस दौरान जूनियर लेक्चरर के रूप में डाइट के अंदर थे, और आज जो है आप जो है एक जॉइंट डायरेक्टर के रूप में एससीईआरटी में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत लंबा सफर आपने तय किया है सर, बहुत ऊंची उपलब्धि आपने प्राप्त की है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो ओरिजिनलिटी है आपकी, जो उस दौरान मुझे देखने के लिए मिल रही थी, आज भी मुझे आपकी जो ओरिजिनलिटी है वही दिखाई पड़ रही है। ये मैं आपको मतलब यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अपने आप में ग्रेट हैं, कि आपने अपनी जो एक तरह से मौलिकता थी उसको इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर भी जो है आपने उसको बना रखा है। मतलब एक लेस मात्र भी आपके अंदर, जैसे लोग कहते हैं कि हम तो अब गांव से आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हैं, और उसमें बहुत कुछ जो है मतलब एटीट्यूड मतलब चेंज हो जाते हैं। आपने जो इस ओरिजिनलिटी को मेंटेन कर रखा है सर, अंदर काबिल, और आप बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ पर आप उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप गांव के स्कूलों में पढ़े थे। सर मैं भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से रहता हूँ और रहने वाला हूँ, और ये चीजें मैंने भी देखी हैं। लेकिन आप आज बच्चों के लिए एसटीसी का जो आपने लेकर के आए हैं ना, एसटीसी का जो एक ये बनाया है आपने मैकेनिज्म, हाँ एसटीसी का जो मैकेनिज्म है सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल रह जाते थे या नाम कट जाता था, उनके लिए आप इतना जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं और नए नए जो हैं मतलब इनिशिएटिव्स यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर मैं इसके लिए आपके लिए बार बार धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, और ये कैंपेन जो है सर सतत जारी रहना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस में है डॉक्टर साहब। और मैं आपको बता दूं कि मैं
ज्यादा बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन मैं जिन लोगों के संपर्क में आज तक आया, कोशिश मेरी ये रही है कि उन्हें एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनके साथ जो संबंध है वो हमेशा मधुर होने चाहिए। दो पंक्तियां तुम्हारे लिए पेश करता हूं, सुन लीजिए। अरे सर क्या बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सच कहने की हिम्मत रखते हैं मगर दुनियादारी की कला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं मगर दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, मगर दो स्वर वाला गला नहीं रखते। सर असली कलाबाज तो मतलब कहा जाए तो उसी व्यक्ति को कहा जाएगा, क्योंकि आप 16 कला निपुण हैं, तभी आप वो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कोई हमारी बहन कोई सवाल, या यहाँ सुषमा कहाँ है? सुषमा सर मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए हमारे स्कूल में ये आरटी एक्ट के बारे में है सर। एक बच्चे ने एडमिशन लिया और जब हमने उसका नाम स्कूल में डालने की कोशिश की तो पता चला वो बच्चा ऑलरेडी किसी स्कूल में एनरोल्ड है, क्या क्योंकि उसका आधार नंबर तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 6th क्लास में है बच्चा। मैम सबसे पहला काम तो जो है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जितने बार भी सेक्रेटरी एजुकेशन और डी सर के साथ में जो मीटिंग्स हुई पिछले दिनों, हम तो ये देखिए, किसी भी बच्चे की 3 चीजें कभी नहीं बदल सकती। एक तो जो है, वैसे आमतौर पर लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेते हैं तो डाटा चेंज हो जाएगा, कुछ पिताजी चेंज कर लेते हैं, कुछ माँ चेंज कर लेते हैं, माँ भी चेंज हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में कोई न कोई एक डाटा ऐसा छूट जाता है जो उसके साथ मैच करता है। आपने देखा होगा MIS में वो क्यों आप पकड़ पा रहे हैं कि वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। मैं ये कहता हूं आप उस स्कूल को, उस बच्चे को कहिए कि जिस विद्यालय में उसका एनरोलमेंट, या तो वो वहां से अपना वो जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट ला करके आपके यहाँ जमा कराए, या फिर आप आए हुए बच्चे का नाम था, उसने द्वारका के किसी स्कूल में अभी एडमिशन करवा लिया पहले। मैं क्या करूं मैम, 2 ऑप्शन थे। आपके पास बच्चा आया उससे जो है प्लान के तहत, अब उसने क्या काम किया कि अपनी जो TC थी या जो भी है, कि जिस स्कूल में गया होगा वहां पर विदाउट एनी सर्टिफिकेट भी एडमिशन ले सकता है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैं कहता हूं कि अगर उस बच्चे का, आप उस स्कूल के प्रिंसिपल को एक मेल करिए मैम प्लीज, और उनको कहिए कि ये बच्चा ऑलरेडी प्लान के तहत हमारे यहाँ पर एडमिटेड है, या तो वो आप वहां से अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर कर दीजिए, किसी भी जो भी रूल्स रेगुलेशन लगता है, या फिर वहां से कैंसिल कराने, क्योंकि बच्चा द्वारका में शिफ्ट हुआ होगा, प्लान में आपके पास आया, इसलिए दिक्कत है ये। लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ड्यूअल स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें जो लग रहा था कि करप्शन हो गया, वो इसी वजह, एक बच्चा 3 स्कूलों से फैसिलिटीज ले रहा था। जब से हमने MIS पे अंकुश लगाया है तब से ये बात पकड़ में आ रही है, और हमारी कोशिश ये चल रही है कि एक विद्यालय में, केवल दिल्ली के किसी भी एक विद्यालय में बच्चा उसका लाभ ले। सर NSO होना चाहिए ना ऐसे बच्चों का। अब वो 2 जगह पढ़ते रहते हैं और वो नहीं पढ़ेंगे मैम, मेरी कोशिश यही होगी, और मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत जल्दी हम एक सॉफ्टवेयर पर काम करवा रहे हैं कि जिसमें बच्चे के, हम जब एडमिशन लेता है तो उसका फोटोग्राफ्स आता है। मैं कहता हूं फोटोग्राफ को भी छोड़ दीजिए, हम तो डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और जो उसका मोबाइल नंबर है, और अगर जनरेट हो जाए ना किसी तरह से मेल, क्योंकि एक बार मोबाइल के साथ जो मेल एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे आपने देखा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस एग्जाम का नाम होता है @123, एडमिशन @123 कर लो, कुछ भी कर लो और आप बना दीजिए, और जब डाटा एंट्री होगा उसका, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपके सामने डुप्लीकेसी दिखा जाए। ये मेरा दावा रहा। डॉक्टर साहब हेलो। हाँ जी सर। एक सर मेरे यहाँ एक केस आया
कि एक बच्ची 7th क्लास में है और उसकी दादी ने अपना यहाँ पर एक वो लिखवा रखा था, उसके स्वर्गीय फादर का नाम और स्वर्गीय मदर का नाम। ओके। अभी 2 साल बाद उसकी माँ आ गई, बोली कि मुझे बच्चे की गार्जियनशिप चाहिए। फिर मैंने उसकी इंक्वायरी की, मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम्हें क्यों चाहिए, इसकी तुम तो स्वर्गीय इसमें लिखा हुआ है। तो वो फिर मैंने ज्यादा इंक्वायरी की तो मुझे मालूम पड़ा कि वो उसकी फादर ने दूसरी शादी कर ली, मदर छोड़ के दूसरे के साथ चली गई, और फिर बाद में ये 2 साल बाद आकर के अब कह रहे हैं कि अब उसकी पेरेंट्स हमें चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमने एसएमसी वालों को बुलाया, उनसे कहा भाई एक तो इसका एफिडेविट बनवाओ, एफिडेविट बनवा लिया, अब इसे ओरिजिनल पेरेंट्स से दें, क्या करें इसका। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबसे पहला तो यह है कि इस तरह के केसों में पहली बात तो यह है कि जो जुडिशरी का फैसला होगा, क्योंकि हम किसी भी सेकंड पर्सन को जो है गार्जियन नहीं बना सकते। रूल ये कहता है कि जो ओरिजिनल मदर है वो, हाँ ओरिजिनल मदर है, वापस आ गई 2 साल बाद। सर ऐसा है कि अब मैं आपको एक जुमला सुनाता हूं, सारे लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि बात छेड़ दिया तो कोई बात नहीं, आज तो हमारा तो छुट्टी का दिन है, आराम से बैठे हैं ऑफिस में। होता क्या है कि एक हमारे तुम्हारे जैसा ही था कि जिसे छुट्टी वुट्टियां लेता रहता था, कभी तो वो बाप को मार ले, कभी माँ को मार ले। अब पहले तो शुरू के दिनों में बॉस को पता ही नहीं चला कि ये किसकी छुट्टी, कभी अब कौन ध्यान देता है। फिर एक बार उसे ध्यान आया, इसने पिछले साल भी छुट्टी ली थी कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई है, कभी ये बाप की। तो उसने फिर उसको बुलाया, तो बोले भाई रामचरण एक बात बताइए, छुट्टी कैसे लेते हो तुमने तो पिछले बार ये लिख करके दिया है, उससे पिछले साल तुमने अपने कह रहे थे जब माँ मर जाती है तो बाप शादी कर लेता है, बाप मर जाता है तो माँ शादी कर लेती है, मैं तो इसी लड़ाई में छुट्टी तो मैं तो इनके 11वीं और 13वीं करता फिर रहा हूं, इसीलिए छुट्टी चाहिए। तो ऐसा भी हो जाता है। इससे बढ़िया तो जो ही सकता। तो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार सर हमारे स्कूल में एक केस आया, एक लड़की का लॉन्ग टर्म से एक्सेप्ट कर ली थी, लास्ट ईयर की बात है। ओके 6 में थी, उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया, कोई कांटेक्शन नहीं बन पाया। तो मेरे से पहले वाली एक्ट्रेस ने उनको लॉन्ग एब्सेंट में शो कर दिया। ओके ठीक है। अब इस समय वो बच्चा दोबारा से आ गया, उसके पेरेंट्स आ गए, इसको रीएडमिशन किया जाए, उस बच्चे को रिवाइव किया। तो मैम सर को नवंबर में 6 में थी लड़की, रिवाइव किया तो 6 में ही आ रही है, अब उसके पेरेंट्स आ रहे हैं तो 7th में एडमिशन दिया जाए। सर इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल इस तरीके से होगी बहन जी। मैं आपको बता दूं कि आप उस बच्चे को जितना मतलब जो है आपने एडमिशन 7th में कर लिया, लेकिन उसको जो है जो हमारे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर 7th में नहीं किया एडमिशन 6 में, रिवाइव 6 में हो गया। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आपने नवंबर में देखिए, जो बच्चा पिछले साल रहा, अगर एज एप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं, अगर बच्चा 45 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहा है, यस सर, आप देख लीजिए, तो आप उसको जो है एडमिशन दे करके उसको जो उसकी गैप फिलिंग है, आप जो है ऐसे केस मैडम हमारे पास बहुत आते हैं। ओके सर। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एनडी चाहे तो आप नो डिटेंशन पॉलिसी का वो मान लें, कुछ भी मान लें, आरटी का मान लें, उसके तहत आप अपग्रेड कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन इंश्योर ये करना पड़ेगा कि उसके जो गैप्स हैं वो भरने चाहिए, क्योंकि फायदा क्या होगा, फिर वो 7 से ड्रॉप होगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। और अगर बीच में भी कोई दिक्कत आए, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे कोई जो भी साथी आज इस मुकाम पर जुड़े हुए हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपका अपना हूं। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सर आप मुझे, हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, महेश कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर बोलिए, दिखाई दे रहे हैं सर ऊपर ही सबसे पहले। हाँ, अभी डबल फेस आ रहा है ना, कि आप मुझे सुन पा रहे हैं महेश कुमार को सर? बिल्कुल सुन रहा हूँ सर मैं। हाँ सर, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि एससीईआरटी में मतलब कि एक बहुत रिनाउंड फेस आप नाहर सिंह जी माने जाते हैं। मैंने आपके 17 साल में भी और साहब के साथ भी बहुत देखा है आपको, और बहुत अच्छे एससीईआरटी में रिसर्चर्स हैं सर। लेकिन जो मैं सर एक बात देखना चाहता हूँ, मेरी भी सर्विस काफी हो गई है यहाँ पर डिपार्टमेंट में,
मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर किसी इंसान ने साइकिल नहीं चलाई, if someone has not rode the bicycle, so he won't be able to drive the car. अगर किसी इंसान ने साइकिल नहीं चलाई तो क्या ये मान लिया जाए कि वो कभी कार नहीं चला सकता? सर चला सकता है, 101% चला सकता है। 101। मैं यही बात देखता हूँ कि सर हमारे रिसर्चेज में ना बच्चों पे इतना इम्पोजिशन कर रखा है कि मतलब कि इनको कि ये सब जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना सर, देखो डोंट माइंड इट, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म सर, जो कि एक आप फॉरेन कंट्रीज में लीजिएगा कि सर बच्चों को वहां कोई रूल रेगुलेशन है नहीं सर, और फिर भी एजुकेशन वहां दी जाती है। और हम लोगों को देखो सीबीएसई में जैसे अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई, सरनेम गलत लिख गया या कुछ लिख गया तो लास्ट तक कोर्ट तक चला जाता है सर। तो इतने जो बाउंडेशंस हैं या इतनी जो चीजें हैं रिसर्च के बाद भी बच्चों को लिबर्टी क्यों नहीं मिल पाती सर? और यहाँ तक कि फिर हमारे डिपार्टमेंट में टीचर्स भी बहुत रूल अबाइडिंग मतलब कि सिस्टम में बंध जाते हैं, तो वो लिबर्टी क्यों कर्टेल हो जाती है सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिसर्च तो बहुत है सर एससीईआरटी में। मैं इसका एक संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको। पिछले कुछ दिनों में, मतलब आज से करीब 2-3 साल हो गए, मेरे पास कुछ केसेस आए थे कि जो है बच्चे की डेथ हो चुकी है और बीइंग ए प्रिंसिपल राइट टू एजुकेशन के तहत आप नाम नहीं काट पा रहे। हाँ, ये देखिए सर कैसा रूल है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जो है मेरे पास 6 केस थे। जब मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन का, क्योंकि मेरे को पता है कि जब बच्चे की डेथ हो गई है तो आपका डिप्टी डायरेक्टर या दूसरे जो ऑफिसर्स हैं क्या वो बिल्कुल ही दिमाग से खाली हो रहे हैं? जब बच्चा है ही नहीं तो आप नाम काटने का हक प्रिंसिपल को सबसे पहले, बशर्ते कि उसके पास उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट हो, और डेथ सर्टिफिकेट होने के बाद जी राइट टू एजुकेशन नाम नहीं काट, फाइल बना करके आप डीडी जोन को भेजते हैं, जोन वाला डीडी डिस्ट्रिक्ट को भेज देता है, डिस्ट्रिक्ट वाला हेडक्वार्टर को भेज देता है। अरे इतनी तो भगवान ने मानसिकता दे रखी है कि हम, एक चीज बता दूं दोस्त महेश जी, आप जिस दिन, जब तक हम जो है दूसरे लोगों से पूछना बंद नहीं करेंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है सर, जैसे उंगली उठा करके मैं आई, तो मैं करते रहो, तुम्हारी कोई नहीं पूछेगा, तुम कुछ भी नहीं हो। फिर एक कहावत है, 2 लाइनें तुम्हारे लिए, जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं, तो बजवा लो। अरे भैया, जब तुम्हें पता है कि बच्चा नहीं है तो हम क्यों उस बच्चे का क्यों नहीं काटेंगे? और रूल कभी इस तरह की वो नहीं देता है कि देखिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इंटरप्रिटेशन, एक ही रूल के तहत एक आदमी छूट जाता है और एक आदमी अंदर चला जाता है। हम तो उस तरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। मैं 92 से यहां पर हूं, 92 ऑनवर्ड्स। आप किसी साथी से पूछ लीजिए कि हमने किसी का बुरा करने की, हम चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और एक कहावत होती है कि अगर व्यक्ति शुरू में, अब तो जो है सब कुछ जो है, आप जाते हैं आटे की गेहूं भरा और चक्की पर डाल आए। हमारे यहाँ गांव में जो है लोग कहते थे, महिलाएं जो आती थी चाहे शादीशुदा है जैसे ही आए, तो आटा पीसने का काम शुरू में नहीं होता था, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो कहती थी कि सीखत सीखत सीखेगी और कुन्ना भर के पीसेगी। अरे पहले उसे घुमाना सिखाओ ना खाली हाथ से। हमारे यहाँ जो बैल होते थे, मैंने बहुत चलाया हल, तो वहां पर क्या होता था कि हम जो नया बैल होता था उसको हल के साथ बांधते थे जिससे वो चलना सीख जाए। दोस्तों, मेरा काम यह है कि विद्यालय में काम करने वाले, चाहे वो प्रशासनिक पद हैं या जो शिक्षक हैं मेरे जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें अगर किसी भी पल ये लगता है कि यहाँ मेरे से मिस्टेक हो सकती है, वो पूछें, हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अपना बना लो, अपना बनाते नहीं हो। स्कूल में जाए तो पहचानो ना हो। क्वेश्चन मेरा भी है सर। हाँ जी सर, एज पर सेक्शन 29 आपने बताया कि एससीईआरटी जो है वो एकेडमिक अथॉरिटी है,
या एज पर आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 29। या हाँ सर, आरटी एक्ट जो है वो तो अप टू 8 क्लास इम्प्लीमेंट रहता है, तो क्या एससीईआरटी एकेडमिक अथॉरिटी अप टू 8 क्लास है या अप टू 12th है? अप टू 8th क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और जो डीसीपीसीआर है उसका जो मैं भी बता, डीसीपीसीआर अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन, सब राइट टू एजुकेशन के वो हैं। एनसीपीसीआर एंड डीसीपीसीआर ये सब जो है नेशनल लेवल की बॉडीज हैं, जो अंडर जो एक सेक्शन था नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसको रोकने के लिए, अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी थी। इसका मतलब कि एसएमसी जो है वो भी वर्क तो से बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास मॉनिटरिंग करने का जो अधिकार है उसका वो अप टू 8 क्लास ही है। सर बेसिकली क्या है, मैं आपको बता दूं कि उनका काम है अप टू 8th क्लास, लेकिन होता क्या है, जब हमारी अगर रिलेशन अच्छी है तो वो किसी भी क्लास में चले जाओ। रूल के तहत की बात कर रहा हूं मैं। जब अगर मेरे संबंध आपसे अगर हैं, आप मुझे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके घर की बेल डोर बजाई, सोचना सर, अब होगा क्या कि आप जानते तो कहेंगे अंदर आ जाइए, और नहीं जानते तो सामान लिया बाहर से विदा कर देते हैं, नहीं करते। वही चीज है कि काम 8वीं तक है, लेकिन भैया अगर तुम्हारे संबंध बढ़िया हैं तो वो कहीं भी घूमे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल चैट बॉक्स में भी आया हुआ है कि क्या एसएमसी मेंबर्स बिल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं बिना प्रायर अप्रूवल के? देखिए ऐसा है कि बिल किसी भी तरह का चेक करने का उनका अधिकार नहीं है। पहली बात, जिस समय सामान परचेज होता है उसके लिए एसएमसी के मेंबर एजेंडा लाते हैं या हमारे प्रधानाचार्य डिस्कस करते हैं। जब एक बार कोई बात हो गई कि ये सामान खरीदा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। वैसे तो उसमें लिखा है कि टू मॉनिटर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो बिल चेक करना दैट इज डिफरेंट, वो ऑडिटर का काम है, इनका काम नहीं है। और एक चीज और बताऊं, मेरी बात को आप जो है थोड़ा गंभीरता से लें कि हम एक रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते अगर तुम ज्यादा ही किसी को जो है नजदीक लाओगे तो वो सर पे खड़े होकर के बात करेगा। मानते हो ना? थैंक यू इस तरह जुमला सुनाता हूं फिर मैं आपको। नहीं सर, वो तो बिल मांगते हैं ना, हमारे यहाँ भी बिल मांगते हैं, दिखाओ बिल। और कोई प्रॉब्लम हो तो कहते हैं कि एक राउंड लेके आएंगे, दिखाओ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं सर। ऐसा है बहन पार्वती जी, आप और हम थोड़ा सा भोले भाले हैं। अगर हम उनसे ये कहें कि जिस दिन हमने जो है किसी भी विषय को या किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए चर्चा की थी, और आप वो अगर उस पर जो है उन बिलों पर वो ऑलरेडी, मान लीजिए हो सकता है कि जिस समय बिल मतलब आपका जो एजेंडा था किसी भी चीज को खरीदने का, खरीदने के बाद मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सबसे पहला काम जब भी कोई भी एसएमसी के फंड से या किसी भी उससे परचेज करें तो सबके साइन कराने जरूरी नहीं है। कोई आप वो बारात में नहीं आए, आप सीधे सीधे एक दो लोग ऐसे पाल कर रखो ठीक ठाक से जो साइन करते हैं। ऐसे काम ना चले, सीधे साधे उससे जलेबी की तरह से सीधे रहोगे तो काम ना चलेगा। सर मीटिंग करते हैं वो, कोई डिस्कशन, जैसे कोई चला कि हमने ये पर्दे लगवाने लाइब्रेरी में, तो वो पहले डिस्कशन आपस में करते हैं, तब बाद में अप्रूवल। वो ऐसा हुआ, मैं एक एग्जांपल बता दूं। मैं आईपी एक्सटेंशन के स्कूल में बैठा हुआ था, वहां पर उन लोगों की साठगांठ हुई कि इस स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज होनी चाहिए मिड टर्म में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। मैं गलती से अब किसी काम से जो है डीडी ऑफिस से घूमता हुआ घर की तरफ जा रहा था। मैंने कहा चलो मैं चाय पीता हुआ चलूंगा, आज सवेरे से चाय नहीं पी है। तो मैं आईपी एक्सटेंशन के विद्यालय में रुक गया, वहां पर मीटिंग चल रही थी।
लेकिन प्रधानाचार्य, क्योंकि वो मुझे बहुत बखूबी जानते थे, उन्होंने उनको जब तक नहीं बताया, जब तक मैंने चाय नहीं पी ली कि ये जो है वो नाहर सिंह है। उन्होंने नाम जानते सब थे, क्योंकि कई बार लोगों ने नाम सुना है, पहचानते नहीं है। जब सारी मीटिंग खत्म हो गई तब बोले डॉक्टर साहब आप अपनी राय दो इस पर। जब मैंने बताया कि मैं डॉक्टर नाहर सिंह हूं, तब वो उनकी समझ में आई। तो मैंने कहा यार क्यों किसी गरीब के पेट पे लात मार रहे हो, तुम मिड टर्म में जो है यूनिफॉर्म चेंज करवा रहे हो। अगर एक गरीब आदमी साल में एक बार यूनिफॉर्म सिलवा दे वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आप एक काम करिए, अप्रैल मई में नेक्स्ट ईयर जो है आप यूनिफॉर्म चेंज करें, ज्यादा बढ़िया होगा। और मैंने चेंज नहीं करने दी, जबकि वो मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने सर से बात की थी, फिर सर कहने लगे नहीं आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मैम हमारा और आपका कोई जमीर है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकार इतना वेतन देती है मुझे और आपको, क्या हम उन गरीब बच्चों का शोषण करें? कतई नहीं। सही बात है। मैं आप लोगों के साथ हूं, जब भी अगर आपका फोन आएगा मैं तुरंत जवाब दूंगा आपको। और कहीं फंस रहे हो ना तब बताना मुझे। जी सर, थैंक यू सर। सर बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो आपका। अरे नहीं सर, आप जो भी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका नंबर भी प्रोवाइड होना चाहिए। आप लिख लीजिए 93122 9। ये क्या नाम है तुम्हारा जो है निष्ठा, इसको जो है चैट बॉक्स पे डाल दो तो पढ़ लेंगे सब। जी सर। आप चैट बॉक्स से देख लीजिए, मेरा नंबर जो है 9312255381। थैंक यू सो मच नाहर सर, बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही यूजफुल सेशन रहा ये। और भी अगर किसी साथी को कोई क्वेरी हो तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। ये निष्ठा मैडम, जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स के लिए जो मेल करना है उसमें एनेक्सर जो दिया है जो आपने, सर्टिफिकेट कब तक मिलेंगे? नहीं तो ये मुझे फोन करके परेशान करेंगे, बता दो अभी। हाँ क्या डेट होगी? Thank you so much everyone. Thank you Nahar sir. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much.